आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग प्रमेय 6.4 पर आते हैं। इसके पहले 6.3 प्रमेय आप लोगों को बताया जा चुका है, जिसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आज देखते हैं हम लोग कथन क्या है प्रमेय 6.4 का। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग पहले दो त्रिभुज बना लें। एक त्रिभुज थोड़ा साइज में थोड़ा छोटा बना रहे हैं, जैसे ए बी सी। एक थोड़ा इसकी अपेक्षा कुछ बड़ा बनाइए, आप ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा बना लीजिए, ठीक है। कुछ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ऐसे। आप देखें यहाँ इसका नाम कह दे रहे हैं डी, इसको ई कह दे रहे हैं, इसको एफ कह दे रहे हैं इसे। तो इसमें क्या बताया गया है, ज्ञात है में हम पहले उसको नोट करेंगे। ज्ञात है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या बताया गया, देख लें। एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, अर्थात एक ही अनुपात में हों। जैसे देखें क्रम से ए बी सी और डी ई एफ क्रम से नाम लिखा गया इनका। अब हम लिखते हैं इसमें से ए बी बाई डी ई। भाई इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, ये दोनों भुजाओं का अनुपात देख लीजिए, बी सी फिर ई एफ क्रम से बी सी ई एफ। उसके बाद लास्ट वाला आ गया ए सी अपान डी एफ। ये बताया गया है कि ये संबंध आपको दिया गया है, दो त्रिभुज हैं उनमें संगत भुजाएं क्या है, उनकी समानुपाती हैं। तो हम लोग आगे बात करें तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्रम से जैसे भुजाएं क्रम में अनुपात में समान आ रही हैं, वैसे ए वाला कोण डी के बराबर, बी वाला ई के बराबर, सी वाला एफ के बराबर, ऐसा हमको दिखाना है। तो उसको हम लिखेंगे सिद्ध करना, हम लिखा जाएगा सिद्ध करना है। ऐसे लिख देंगे कोण ए इक्वल टू कोण डी कामा कोण बी बराबर कोण बी वाला ई बराबर कामा कोण सी बराबर कोण एफ। ये लाना है हमको, ये सिद्ध करके दिखाना है। अब हम लोग देखते हैं, रचना करते हैं। चित्र में कुछ अपनी तरफ से हमको जो परिवर्तन करना पड़ता है तो वही रचना होता है, उसको हम डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं। हम देखते हैं जितना बड़ा ए बी है वही माप डी से रख करके नाप के यहाँ काटना होगा ऐसे। अब जितना ए सी है वही नाप इधर से भी रख के ऐसे काटना होगा। मान लो यहाँ पर हो गया पी, या हो गया क्यू, और इसको मिला दिया हमने डॉट डॉट करके। तो रचना में लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी पी कामा ए सी इक्वल टू डी क्यू। प्राप्त किया तथा पी क्यू को मिलाया। देख लीजिए पी क्यू को मिला दिए। अब हम लोग देखते हैं, यहां तक हमारा काम हो चुका। अब हम प्रमाण लिखते हैं। भाई जो चीज हमको सिद्ध करके लाना है वह कैसे आएगा ये देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमको कुछ चीजें पहले से बताई गई हैं। क्या बताई गई, देख लीजिए। भुजाओं का अनुपात एक जैसा है। हम इसमें से लिखते हैं चूंकि ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी ई और ये लास्ट वाला लिखते हैं ऐसे इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ये कैसे, इसका आपको कारण देना पड़ेगा कि यह बात आप कहाँ से लिख रहे हैं। आप बताएं ज्ञात है, ऐसा बताया गया है। अब देखते हैं, इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब ए बी के बदले पर अगर हम ए बी को हटाना चाहें तो हम डी पी लिख सकते हैं। चलिए डी पी लिख दिए, डी पी बाई डी कर दिए। अच्छा ए सी को भी हटाना चाहे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी बदले देखो डी क्यू यहाँ रचना बनाया गया है। चलो डी क्यू लिख दीजिए बाई डी एफ, हर वैसे रहेगा। अब ये बात कहाँ से परिवर्तन हो गया, आप कहेंगे रचना देख लीजिए। रचना आप देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ए बी बदले डी पी लाया गया है, ऐसा वहाँ लिखा गया है। अच्छा इतना आ गया। देखो अब हमारे पास अब तक तो हम ये लाइन देखते हैं तो दोनों त्रिभुज में हम लोग
जुड़े हुए थे, लेकिन इस स्टेप को देखते हैं तो हम इसी में आ गए। अब हम अच्छा इसमें आ गए तो हम देखते हैं कि कुछ और परिवर्तन करना चाहते हैं। हम इसको व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, इसमें थेल्स प्रमेय जैसा संबंध लाना चाहते हैं तो हम इसको व्युत्क्रम दोनों तरफ कर दे रहे हैं। ऐसे डी ई अपॉन डी पी, एक एक पद है दोनों तरफ पर व्युत्क्रम किया जा सकता है। तो डी एफ अपॉन डी क्यू, माने इधर भी उल्टा कर दी उधर भी उल्टा कर दी। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम आगे देख रहे हैं, दोनों पक्षों से हम एक एक घटा दे रहे हैं। देखिए डी ई अपॉन डी पी माइनस 1 इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस 1। अब देखें कितना आ जाएगा, अब -1 करेंगे तो डी पी का गुणा हो जाएगा इसमें, ऐसे हो जाएगा डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब फिगर देखिए आप कि डी ई देखें यहाँ पूरा डी है, इसमें से क्या घटाया गया है, डी पी घटा दिया गया है, क्या आ जाएगा पीई बचेगा। देखो पूरी भुजा में से अगर डी पी निकाल दोगे तो पी बचेगा, यहाँ आ गया पीई अपॉन डी पी इक्वल टू, फिर इधर से आ जाएगा डी एफ में से अगर डी क्यू निकलेगा तो आ जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू। यह संबंध है, इसको चाहे व्युत्क्रम करके लिखें या वैसे भी देख लीजिए आप क्या बना है। इधर आया देखो पीई बटा डी पी, इधर आ गया क्यू एफ बटा डी क्यू। यह संबंध जिसका मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज के लिए माने त्रिभुज जिसका अर्थ हुआ कि त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू समांतर ई एफ। क्यों, जरा ध्यान दें थेल्स प्रमेय, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह देखो इस त्रिभुज डीईएफ में पीक्यूईएफ के समांतर हो गया। क्यों, ऊपर संबंध देख लीजिए, समान अनुपात में विभाजित हुई है ये दोनों भुजाएं, इस नाते पीक्यू जो है ईएफ के समांतर हो गया। अच्छा समांतर हो गया, इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण E के, P वाला E बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। समीकरण 1 कर दीजिए। क्यों हो जाएगा ऐसा, हम कह देंगे संगत कोण, माने ये दो समांतर रेखाएं हो गई, तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे ना, तो संगत कोण युग्म है ऐसा कह दीजिए, या कह दीजिए संगत कोण अभिगृहीत। पिछली क्लास में आप लोग पढ़े थे, 9th में आपने पढ़ा था, जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, इसको संगत कोण अभिगृहीत के नाम से जाना जाता है, संगत कोण अभिगृहीत से। ऐसे इधर भी दोनों कोण बराबर हो गए, आपको ये मालूम हो गया। अब देखें आगे, तो अब इसके आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर वाला स्टेप हम मिटाते हैं इसको, देखें आगे इधर से चलिए फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया P वाला, अब Q वाला, F बराबर P वाला E बराबर। अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में अगर हम बात करें, इसलिए त्रिभुज D इधर हो जाएगा DPQ और त्रिभुज DEF समरूप हैं। कैसे, यहां लिख देंगे एंगल समरूपता से। भाई एंगल समरूपता क्या हुई, कोण समरूपता से। माने इसके पहले वाला जो प्रमेय आपने पढ़ा था वहां बताया गया था कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण समान मिल रहे हैं तो उनकी संगत भुजाएं सब एक ही अनुपात में होती हैं,
और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीनों कोण बताया गया था, लेकिन आप एक ऊपर में है उसी का कि अगर दो कोण, जैसे यह वाला कोण इसके बराबर मिल रहा है और यह वाला कोण भी इसके बराबर मिल रहा है, तो जो बचा हुआ कोण होता है वो स्वयं बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योगफल 180 अंश होता है। इसलिए अगर दो ही कोण मैच कर रहे हैं, दो त्रिभुज बने हैं, जैसे कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज ऐसे बना है आपका, यह कोण इसके बराबर हुआ, इधर वाला कोण इसके बराबर है, तो ये जो बचा हुआ है अपने आप शेष कोण बराबर माना जाता है। तो दो कोण बराबर रहने पर भी तीसरा भी, उसको हम चाहे कहें एंगल 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 समरूपता कहें, या एंगल एंगल समरूपता ऊपर में भी बोला जा सकता है। तो हमें दो ही कोण की मैचिंग मिल रही है, इस नाते दोनों त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप है। इस शॉर्ट मैंने इसको आपको बताने का प्रयास किया। चलते आगे देखते हैं। तो यहाँ देखें कि दोनों त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप क्यों हो गया? क्योंकि इसके दो कोण आपस में मिल रहे थे, एक जैसे थे। अच्छा, समरूप है तो हम और क्या इसमें लिख सकते हैं? dp बाई de इक्वल टू dq बाई df। भाई अगर तो त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। समरूप हैं तो यह लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अभी मान लीजिए नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन ये बात आपको पता रहेगा तभी तो यहाँ लिख पाएंगे। अच्छा, इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। इतना लिखा और एक बात और लिख सकते हैं, और ये भुजा जो ये वाली है, ऐसा कि PQ बटा EF, ऐसा लिख दिया आपने, PQ बटा EF। अब देखते हैं हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि इसी बात को देखें, DP के बदले पर हम AB लिख सकते हैं। चलिए, हमने AB लिख दिया बटा D वैसे रहने दिया। अच्छा, DQ के बदले पर हम AC लिख सकते हैं। चलो, AC बटा DF लिख दिया। और PQ बटा EF इसको वैसे रहने दे रहे हैं, समीकरण इसको लिख दे रहे हैं 2, जो कि एक पहले माना जा चुका है। परंतु इसी से जुड़ी हुई एक बात आपको पहले से पता है। क्या पता है? AB बाई DE। भाई दोनों त्रिभुजों की संगत, दोनों त्रिभुजों में भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, और इधर लिखा गया था AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। ये समीकरण 3 कह दीजिए। देख लीजिए यह कैसे ज्ञात है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि दोनों त्रिभुज में भुजाएं एक ही अनुपात में है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। ये आपको प्रश्न में शुरू में बताया गया प्रमेय में, और ये आपने इतना तर्क दे करके तब ये जाके ये स्टेप लिख पाए हैं। अब देख लीजिए, AB बाई D इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, AC बाई DF इसमें भी, AC बाई DF इसमें भी। अब यहाँ देखिए EF नीचे मैच कर रहा है। कहने का मतलब ये PQ और BC बराबर होगा समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू BC। ये नया संबंध आपको मिल गया। समीकरण इसको 4 कह सकते हो आप। समीकरण 4 मिल गया कि BC क्या हो गया? बराबर हो गया किसके? PQ के बराबर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो ठीक है, इतना लिखा आपने, उसके बाद आगे यहाँ लिख दे रहे हैं कि अब हम लोग देखें कि एक त्रिभुज की बात करते हैं दोनों में, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और DEPQ में, या इधर हो सकता है, यहाँ लिखें। देखें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या मैचिंग कर रहा है। AB बराबर हो जाएगा DP की, कैसे? रचना से। ये मिल गया। अच्छा, और क्या मिल रहा है? AC बराबर हो जाएगा DQ के, ये भी रचना से। और अभी लास्ट हम लोगों को मिला BC बराबर PQ, इस समीकरण नंबर 4 से।
अब देखिए इस त्रिभुज के और इस छोटे वाले त्रिभुज में संगत भुजाएं समान हैं, संगत भुजाएं समान हैं। तो पिछली क्लास में आप पढ़े थे दो त्रिभुज में अगर भुजाएं समान मिल रही हैं तो सर्वांग होती हैं। कौन से नियम से? साइड 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 सर्वांग समता से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी पी क्यू। किससे? यस 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 सर्वांग समता से। सर्वांग हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके कोण इस वाले कोण के बराबर हैं। कैसे? इसलिए लिख सकते हैं हम कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी की, एक ए वाला बराबर हो जाएगा डी बराबर हो गया। और क्या मिलेगा? ए वाला डी बराबर, और लिख देंगे कोण बी, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा? पी के बराबर। और कोण आपका सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के बराबर। ठीक, या इसी में लिख दे रहे हैं कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू बराबर। इसको समीकरण 5 कर दे रहे हैं। अब देखिए एक संबंध तो आपको मिल गया, ए वाला डी बराबर मिल गया, इसकी हमको सिद्ध करने में जरूरत थी। और ये संबंध अभी आप देखिए, आप समीकरण 1 मिलाओ, समीकरण 5 मिलाओ। समीकरण 1,5 से क्या मिलेगा? देख लीजिए, P वाला कोण P बराबर है यह बता रहा है, और वहां क्या बताया गया है? P वाला कोण E बराबर बताया गया है। माने यही P वाला कोण B के भी बराबर है, और यही P वाला कोण E के भी बराबर है। इसलिए क्या हो गया? कोण B बराबर कोण E। ये भी संबंध आ गया। और क्या? फिर इधर देख लीजिए, C वाले में C वाला कोण Q बराबर है, यह बता रहा है संबंध, और यही Q वाला कोण F के बराबर है। माने यही Q वाला C के भी बराबर है, और यही Q वाला F के बराबर है। इसलिए हो जाएगा कोण C बराबर कोण F। देखिए आपको ये जो है एंगल जो समान लाने थे ये आ गए। यहाँ आप लिख, अच्छा इतना हो गया, समान हो गया। अब उसके बाद इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? डी ई एफ। यहाँ लिखते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये देखें यहाँ पर, चूंकि अभी इसके पहले एक नियम शुरुआत में आपने पढ़ा था कि दो बहुभुज, त्रिभुज बहुभुज वाली आकृति होती है कि दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो देखिए इसमें संगत भुजाएं समानुपाती तो दिया था, लेकिन अगर हम कोण भी बराबर कर ले जाते हैं तभी दोनों को समरूप कर सकते हैं। तो देखिए कोण बराबर आ गए, ए वाला बराबर आ गया डी के, बी वाला बराबर ई के, सी वाला एफ बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप भी हो गए। इस तरह आपको जो है कि पेपर में आपको समझाया गया। आप इसकी सबसे पहला काम है साधारण प्रतिज्ञा ध्यान में रखें अच्छी तरह से, और इसके पहले वाले भी जो वीडियो पढ़ें उसको भी अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अगर पहले वाले क्रम से पढ़ेंगे तभी आपको जो है कि अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे आपको गुणा भाग सीखना है, जोड़ घटाव सीखना है, तो उसके पहले आपको गिनती सीखना जरूरी पड़ेगा। उसी तरह से क्रम से वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा। धन्यवाद।